हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th CBSE क्लास के यूनिट सेकंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स। सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। यू ऑल नो वेरी वेल द जेनेटिक्स फादर इज ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए थे या फिर कुछ बताया था जेनेटिक्स के वे में, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। इनकी बर्थ ईयर थी 22 जुलाई 1822, यानी 22 जुलाई 1822। 6 ईयर ऑफ वर्क ऑन पाइसम सेटाइवम। इन्होंने 6 सालों तक पाइसम सेटाइवम के ऊपर काम किया था। ही वर्कड ऑन पाइसम सेटाइवम फॉर 6 ईयर्स। डेथ ईयर थी 1884, 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। टिल ही डाइड हिज वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज। जब तक इनकी डेथ हो नहीं हुई थी तब तक इनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, क्योंकि कोई पब्लिशिंग नहीं थी, किसी बायोलॉजिस्ट को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि इन्होंने क्या लिखा है, इसलिए इनके डेथ के टाइम तक इनका लॉज के बारे में, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। 16 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उनके डेथ के 16 सालों के बाद में, यानी 1884 में इनकी डेथ हो गई थी, और 19th सेंचुरी यानी 16 ईयर्स के बाद में इनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया कि इन्होंने क्या बताया है। 3 साइंटिस्ट हुगो डी वेरिस, कोरेंस एंड ट्रेसमार्क, इन्होंने इनके जेनेटिक्स के रूल्स को आइडेंटिफाई किया या रिकॉग्नाइज किया आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ। इनकी डेथ के 16 साल के बाद में वो थे रीडिस्कवरर साइंटिस्ट ऑफ मेंडल्स लॉ, ह्यूगो डी वेरिस, कोरेंस एंड ट्रेसमार्क। और एक साइंटिस्ट और है रेडिस, इन्होंने कवर अप किया कि क्या क्या फॉर्मेशन है रीडिस्कवरी के बारे में, वो नेक्स्ट है रेडिस। मेंडल वाज नॉट ए बायोलॉजिस्ट। मेंडल कोई जीव विज्ञानी नहीं थे, बायोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक मैथमेटिशियन थे। ही वॉज एन काइंड ऑफ मैथमेटिशियन, वो मैथमेटिशियन थे। एंड ही वॉज साइंड ए जॉब ऑफ प्रिस्ट इन ए चर्च। इन्होंने अपना जो जॉब था या फिर अपना वर्क किस पोस्ट से स्टार्ट किया था? प्रिस्ट। प्रिस्ट मतलब पादरी होता है, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं हमारे मंदिर के अंदर पुजारी होता है, वैसे चर्च के अंदर जो पुजारी होता है उसको प्रिस्ट बोलते हैं। तो ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे, मैथमेटिशियन थे, और इनका जॉब क्या था? चर्च में पूजा करने का। रीजन्स फॉर नॉन रिकॉग्नाइजेशन, ये क्या कारण थे कि मेंडल के जो लॉज हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए साइंटिस्ट, या फिर बायोलॉजिकल वर्ल्ड में उनको कोई आइडियोलॉजी या फिर आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं मिला था, रिकॉग्नाइज नहीं हुई, तो पब्लिश क्यों नहीं हो पाए थे? उसके कुछ रीजंस हैं वाई द लॉज ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स डू नॉट रिकॉग्नाइज। फर्स्ट रीजन है वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड प्रॉपरली। इन्होंने जो कुछ भी लिखा था वो कोई बड़े स्टेटस पे, जैसे ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स हैं या फिर जहाँ पे साइंटिस्ट के डिस्कवरीज लिखे जाते हैं, ऐसे किसी पब्लिकेशन हाउस में इनकी लॉज का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था। वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड प्रॉपरली, अच्छे से नहीं लिखा हुआ था और कहीं आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए थे, ये एक फर्स्ट रीज़न है। सेकंड है बायोलॉजिस्ट डूड नॉट एक्सेप्ट। जो जीव विज्ञानी थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेंडल वाज ए मैथमेटिशियन नॉट ए बायोलॉजिस्ट, तो दूसरे बायोलॉजिस्ट में इन्होंने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया था, और उसी टाइम पे इसके ऊपर कुछ व्यूज़ भी नहीं आए थे, क्योंकि उसी टाइम पे जो डार्विन्स थ्योरीज हैं उनके ऊपर रिसर्चेज चल रहे थे। एंड थर्ड, करेक्टर्स द फैक्टर डिस्क्रीट यूनिट, मॉडर्नली हम लोग इसको जीन बोलते हैं। तो मेंडल ने एक टर्म दी थी फैक्टर, जिसको डिस्क्रीट यूनिट बताया था। ये नहीं बताए थे डिस्क्रीट यूनिट होते क्या हैं, जिसको आज मॉडर्न जनरेशन में हम लोग जीन बोलते हैं। तो फैक्टर वर्ड दिया था जिसको डिस्क्रीट यूनिट बताया, मॉडर्नली हम लोग इसको जीन बोलते हैं। इसके बारे में डिस्क्रीट यूनिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो 3 रीजन है, वर्क नॉट पब्लिश्ड प्रॉपरली, बायोलॉजिस्ट नॉट एक्सेप्ट दिस, एंड फैक्टर डू नॉट डिस्क्राइब्ड। ये कुछ रीजन्स हैं जो जिसकी वजह से मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज नहीं होता। रीज़न फॉर, नेक्स्ट है रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल के सक्सेस होने के क्या कारण थे? फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। मेंडल ने कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स यूज लिए थे जिसकी वजह से इनको सक्सेस मिली। वो 7 करेक्टर्स हैं, इनके डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। सेकेंड है लार्ज सैंपल साइज या ह्यूज। इन्होंने जो प्लांट के सैंपल थे वो
इनफाइनाइट नंबर में या मैक्सिमम नंबर में लिए थे, तो ये सेकंड रीज़न हो गया। थर्ड है करेक्ट डाटा एनालिसिस। करेक्ट डाटा एनालिसिस से मीनिंग्स है क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे तो इनकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग थी, तो करेक्ट डाटा एनालिसिस। लिंकेज का कोई यूज़ नहीं किया था इन्होंने इसके अंदर। ये कुछ रीजंस है जो मेंडल के सक्सेस होने के रीजंस है। सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, लार्ज ह्यूज सैंपल और डाटा एनालिसिस और नो यूज ऑफ लिंकेज। नेक्स्ट, वाई डू मेंडल चूज पी प्लांट? रीजन फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट। पाइसम सटाइवम यानी पी प्लांट को चूज करने का ही क्या रीज़न रहा मेंडल का? मेंडल ने पी प्लांट को यूज़ क्यों किया, उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीज़न है। वाई डू मेंडल चूज पी प्लांट? पी प्लांट का बायोलॉजिकल या बायोनोमियन नोमेनक्लेचर है, साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। फर्स्ट करेक्ट है। लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होता है, 3 से 4 वीक का होता है। क्यों? अगर किसी प्लांट स्पीसीज का लाइफ साइकिल छोटा होगा तो उसको हम लोग लंबे टाइम तक स्टडी कर सकते हैं, 3-4 महीने में या 3-4 वीक में, 3 and 4 वीक्स में अगर एक जनरेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में सेकंड जनरेशन, तो कैलकुलेशन करना ईजिएस्ट हो जाता है। सेकंड, पी प्लांट शो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक बेनिफिट था कि पी प्लांट में सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन था, इसलिए भी चूज़ किया था। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से मेंडल ने इसको यूज़ लिया था, और वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। फर्स्ट है करेक्टर, डोमिनेंट और रिसेसिव। इसको हम लोग फर्स्ट करेक्टर लेते हैं हाइट। हाइट के लिए डोमिनेंट करेक्टर होता है टॉल और रिसेसिव होता है ड्वार्फ एंड शॉर्ट। नेक्स्ट है फ्लोर पोजीशन, यानी कहाँ पे लगा है, एपेक्स पे लगा है, टर्मिनल कंपोजिशन पे। फ्लोर पोजीशन इज एक्सिलरी, ठीक है, टिप पे एंड टर्मिनल लेटरल साइड में। फ्लोर कलर पर्पल डोमिनेंट होता है, वाइट रिसेसिव होता है। पोर्ड शेप, पोर्ड शेप मतलब फली की आकृति, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, लाइक दिस इन्फ्लेटेड, दिस इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट, पोर्ड कलर, फली का कलर ग्रीन डोमिनेंट और येलो रिसेसिव। सीड शेप राउंड एंड रिंकल, गोलाकार राउंड एंड रिंकल झुर्रीदार यानी जिगजैग मैनर वाला फॉर्मेशन। सीड कलर येलो, ठीक है, डोमिनेंट एंड ग्रीन रिसेसिव। नेक्स्ट है सीड डो नॉट शो डोरमेंसी, यानी सीड डो नॉट शो डोरमेंसी मीन्स मेंडल ने जो प्लांट कंपोजिशन लिया था पाइसम को चूज़ करने का, उसका रीज़न है सीड डू नॉट शो डोरमेंसी। डोरमेंसी मीनिंग है कि इट मीन्स सीड में सारी पोटेंशियल होने के बाद में भी वो किसी कंडीशन की वजह से नया प्लांट डेवलप नहीं कर पाता, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डोरमेंसी। तो सीड डू नॉट शो डोरमेंसी यानी इसके सीड के अंदर ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं थी जिसकी वजह से वो डोरमेंट हो, यानी अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को जनरेट करने के लिए कैपेबल ना होता, तो सीड डू नॉट शो डोरमेंसी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीड्स इज मोर एवरी जनरेशन, यानी इट मीन्स हर एक जनरेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड्स के डेवलपमेंट हो रहे थे, तो जिनको अगर एक साथ में ग्रो, जितने ज़्यादा सीड्स ग्रो होंगे उतने ज़्यादा प्लांट्स ग्रो होंगे, और जितने ज़्यादा प्लांट्स ग्रो होंगे उतनी नई प्लांट स्पीसीज़ को हम लोग स्टडी कर पा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से मेंडल ने प्लांट को चूज़ किया था। फर्स्ट है जिसमें लाइफ साइकिल शॉर्ट, 3 to 4 वीक, 3 से 4 वीक का इसका लाइफ साइकिल होता है। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल होने की वजह से किट मीन्स ज़्यादा प्लांट शॉर्ट टाइम पीरियड में डेवलप हो जाएंगे, जिससे इनका स्टडी करना ईजी हो जाएगा। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन सेकेंड कैरेक्टर हो गया। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज़ लिया, जिसमें फ्लोअर पोजिशन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और फ्लोअर कलर डोमिनेंट एंड रिसेसिव, पोर्ड शेप, पोर्ड कलर, सीड शेप, सीड कलर। डोमिनेंट और मीन्स वी कैन से ऐसे कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में अराइज हो जाते हैं वो सारे डोमिनेंट हो जाते हैं, और वो तो फर्स्ट जनरेशन के बीच में क्रॉस होने के बाद में सेकंड जनरेशन में अराइज होते हैं, उनको हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। ये 3 कैरेक्टर। फिर फोर्थ है डोरमेंसी सीड, यानी सीड अनकेपेबल नहीं था कि वो नई जनरेशन को अराइज कर सके, प्लांट को डेवलप ना कर पा सके, दैट कंडीशन इज नॉट डेवलप्ड इन सीड्स। तो ये डोरमेंट नहीं थे, और मोर नंबर्स जनरेट हो रहे थे एवरी जनरेशन में। ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है और मेंडल के स्पेसिफिक फॉर्मेशंस हैं जिनके लिए मेंडल के लॉज को आज जाना जाता है। नेक्स्ट वी डिस्कस इन नेक्स्ट डे और नेक्स्ट
लेक्चर। थैंक यू।